नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पार्ट 4 का अगला टॉपिक परंपरा एवं परिवर्तन पढ़ेंगे। परंपरा एवं परिवर्तन के बारे में एडवर्ड सिल्स का कहना है कि परंपरागत समाज में ना तो पूर्णतया परंपरागत है और ना ही आधुनिक समाज पूर्णतया परंपरा मुक्त है। परंपरा भूत एवं वर्तमान के बीच की कड़ी का काम करती है। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये परिभाषा एडवर्ड सिल्स की है। इनका कहना है कि परंपरागत समाज ना तो पूर्णतया परंपरागत है और ना ही आधुनिक समाज पूर्णतया मुक्त है। परंपरा भूत और वर्तमान यानी कि भूतकाल और वर्तमान काल के बीच की कड़ी का काम करती है। भारतीय समाज में परंपरा में दो प्रकार से परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक तो प्रत्यक्ष परिवर्तन और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन। फिर आता है प्रत्यक्ष परिवर्तन। ये वे परिवर्तन है जो समय समय पर हमारी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जैसे जैन, बौद्ध, आर्य समाज, ब्रह्म समाज एवं प्रार्थना समाज के चिंतकों ने अपने विचारों से भारतीय परंपरा में परिवर्तन किया है। दूसरा आता है संरचनात्मक परिवर्तन। भारतीय सामाजिक संरचना में परसंस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति के तत्व, प्रतिमान या रीतियाँ दूसरी संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, वो परसंस्कृतिकरण कहलाता है। क्या कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति के तत्व, प्रतिमान व रीतियाँ दूसरी संस्कृति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तथा सात्मीकरण। अब क्या है सात्मीकरण? क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति के तत्व या रीतियाँ अपना अस्तित्व खोकर के दूसरी संस्कृति में विलीन हो जाते हैं की परंपरा रही है। अर्थात हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तनों को स्वीकार करने का संरचनात्मक प्रावधान विद्यमान था, जिससे बदलाव में कोई रुकावट नहीं आई। अब आता है हमारा अगला टॉपिक आधुनिकता। आधुनिकता, जैसा नाम से पता चलता है कि आधुनिकता सोचने समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण होता है, जिसमें तार्किक वैज्ञानिक योगेंद्र सिंह ने आधुनिकता के 4 लक्षण बताएं। बच्चों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि आधुनिकता में योगेंद्र सिंह ने कितने लक्षण बताए। आधुनिकता के योगेंद्र सिंह ने कितने लक्षण बताइए। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें व्यक्तिवादिता, समानता, परिवर्तन के प्रति आस्था एवं धर्मनिरपेक्षता, ये विशेषताएं आधुनिकता की मानसिकता की परिचायक है। सामाजिक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्तिपरकता, भेदभाव के स्थान पर समानता, जड़ता के स्थान पर परिवर्तन एवं धार्मिक कट्टरपन के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता आधुनिकता की अवधारणा में महत्वपूर्ण है। एन के सिंधी के अनुसार तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा आर्थिक संरचना में विशिष्टता, ये 3 तत्व आधुनिकता में निहित होते हैं। आधुनिकता एक दृष्टिकोण होता है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गतिशीलता पाई जाती है। ये गतिशीलता हमारे धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन एवं प्रशासनिक जीवन व चिंतन तथा सोचने समझने के तरीकों में दृष्टिगत होती है। ये दृष्टिकोण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परंपराओं से परे जाकर ऐसे समाजों की संरचना का मार्ग प्रशस्त करता है जिन्हें हम आधुनिक समाज कहते हैं। अब आता है अगला टॉपिक परंपरा एवं आधुनिकता में संबंध। अब यहाँ पर परंपरा और आधुनिकता में संबंध बताए गए हैं, वो भी किसमें? भारतीय संबंध में। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि परंपरा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का द्योतक है, जबकि आधुनिकता समाज की विकासशीलता का। परंपरा में नकारात्मक तत्व
माने जाते हैं, जबकि आधुनिकता में सकारात्मक, जबकि वास्तव में परंपरा आधुनिकता को सातत्य सत्यता के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें एक छोर पर परंपरा तथा दूसरे छोर पर आधुनिकता को रखा जा सकता है, एवं बीच में ऐसे समाज जिनमें परंपरा एवं आधुनिकता दोनों की विशेषताओं के अंश विभिन्न मात्रा में विद्यमान हो। वास्तविकता यह होती है कि कोई भी समाज ना तो पूर्णतः आधुनिक होता है और ना ही पूर्णतः परंपरागत। अंतर केवल अंशों का पाया जाता है। भारतीय सामाजिक संरचना इसका स्पष्ट उदाहरण है। विगत 2 शताब्दियों में भारतीय समाज की संरचना में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। समाज परंपरा से आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। भारत में परंपरा एवं आधुनिकता की प्रक्रिया का निम्न स्वरूप दिखाई दे रहा है। आर्थिक क्षेत्र में विकास हुआ है तथा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। परंपरागत पेशों का पतन हुआ है तथा नवीन पेशों के विशिष्टीकरण में वृद्धि हुई है। यानी कि जो परंपरागत पेशे यानी काम नौकरियां जो होती थी उनका पतन हो गया और नए पेशे नए कार्य का विशिष्टीकरण में वृद्धि हुई है। अब कृषि के परंपरागत तरीके जिसमें बैल ऊंट तथा पशुओं से जुताई बुआई होती थी के स्थान पर मशीनों का इस्तेमाल, परंपरागत के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग बढ़ रहा है। अब बताया गया कि कृषि में पहले परंपरागत तरीके बैल ऊंट और पशुओं से जुताई और बुआई होती थी के स्थान पर अब मशीनों का इस्तेमाल, परंपरागत के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग बढ़ रहा है। पहले जहाँ पशुओं को काम में लिया जाता था कृषि के लिए, लेकिन अब उनके स्थान पर मशीनों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब आता है चौथा पॉइंट, प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी तथा द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में लोगों की संलग्नता बढ़ी है। अब जो प्राथमिक क्षेत्र थे वहाँ पर जो कार्यरत लोग थे उनकी संख्या कम हो गई है और द्वितीयक तृतीयक श्रेणी में बढ़ गई है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्षेत्र में लोगों की संलग्नता बढ़ी है। अब सेवा के बदले सेवा अथवा वस्तु के स्थान पर मुद्रा विनिमय का प्रचलन बढ़ा है। यानी कि पहले के समय में गांव में सेवा के बदले सेवा और वस्तु विनिमय का प्रचलन बढ़ा है। श्रम विभाजन के बढ़ने से विभिन्न समुदायों में परस्पर अंतर्निर्भरता में वृद्धि हुई है, जिससे सामाजिक पृथक्करण की भावना में कमी आई है। देश की जनसंख्या में नगरीय अनुपात बढ़ा है। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ा है। पहले क्या है, प्रदत्त परिस्थिति के ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज अब प्रदत्त परिस्थिति के स्थान पर अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ गया। तात्पर्य यह है, पहले व्यक्ति की अपनी पहचान उसके वंश, माता पिता, जाति आदि से होती थी, लेकिन आज व्यक्ति की अपनी पहचान उसकी अर्जित परिस्थिति से होती है। अर्जित परिस्थिति योग्यता के आधार पर वो कोई भी पद जो प्राप्त करता है, जिस पद पर रह करके वो कार्य करता है। समाज में विषमता एवं विभाजन के स्थान पर समरसता समानता को बढ़ावा मिला है। समाज में विषमता और जो विभाजन था उसके स्थान पर समरसता हो गई है और समानता हो गई है। चिकित्सा सुविधाओं में मात्रात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि से मृत्यु दर में कमी आई है। पहले के समय में चिकित्सा सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज के समय में चिकित्सा सुविधाओं में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि हो गई है, जिसके कारण से मृत्यु दर में कमी आई है, मृत्यु कम हो रही है। अब आता है अगला पॉइंट, शिक्षा व चिकित्सा सुविधाओं में प्रजनन दर में कमी की है। शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं ने प्रजनन दर में कमी की है, अर्थात लोग शिक्षित हैं और चिकित्सा सुविधाएं अधिक हो गई हैं, तो इससे प्रजनन दर में कमी आई है। गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर तथा पोषण में वृद्धि ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है। गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर तथा पोषण ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर दी है। अब प्रति व्यक्ति औसत आय में बढ़ोतरी हुई है। संपन्नता में वृद्धि तथा आकांक्षा ने गतिशीलता में वृद्धि की है।
वंशानुगत नेतृत्व के स्थान पर प्रजातांत्रिक एवं निर्वाचित नेतृत्व का विस्तार हुआ है। परंपरागत संचार के साधनों के स्थान पर संचार के आधुनिकतम साधनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट का विस्तार हुआ है। कहा जा रहा है कि पहले परंपरागत संचार के साधनों के स्थान पर संचार के आधुनिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले जो साधन थे संचार के, वो पत्र, पत्रिकाएं, पशु पक्षी आदि को बनाया जाता था, लेकिन आज उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे इंटरनेट वगैरह, मोबाइल फ़ोन आदि ने ले लिया है। इसका विस्तार हुआ है। 18वां पॉइंट है, समाज की प्रकृति अधिकाधिक लोकतांत्रिक हो रही है। मौखिक के स्थान पर लिखित साहित्य की प्रचुरता हुई। पहले मौखिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज के समय में लिखित साहित्य की प्रचुरता ज़्यादा है। यानी कि आज हमें कोई भी बात कहनी है तो हमें लिख कर प्रूफ देना होता है। फिर है, महिलाओं एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में आने के अवसर बढ़े हैं। फिर आता है 21वां पॉइंट, परंपरा द्वारा वंशानुगत प्रभुत्व के स्थान पर गुण एवं योग्यता पर आधारित प्रभुत्व बढ़ रहा है। भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी संकीर्णताओं के स्थान पर राष्ट्रवादी भावनाओं में वृद्धि हुई है। यानी भाई भतीजावाद, इन सारी चीज़ों को छोड़ करके उनके स्थान पर राष्ट्रीयवादी भावनाओं में वृद्धि हो गई है। धार्मिक कट्टरता के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि हुई है। धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव तथा छुआछूत समाप्ति की ओर है। पहले जो धर्म, प्रजाति, लिंग, रंग के आधार पर भेदभाव हुआ करता था, वो छुआछूत हुआ करता था, वो समाप्त होने लगा है। वयस्क मताधिकार ने राजनीति के क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। अब वयस्क मताधिकार के कारण से जो खुली प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले वयस्क लोग राजनीति के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में भाग लेते थे, बड़े लोग, लेकिन अभी वयस्क लोग प्रतिस्पर्धा में भाग लेने लगे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में भाग लेने लगे हैं, तो उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। फिर है, संयुक्त परिवार के स्थान पर अब एकाकी परिवारों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले संयुक्त परिवार की संख्या ज़्यादा थी, लोग मिलजुल करके एक साथ रहते थे, लेकिन आज व्यक्ति क्या अकेले रहते हैं, तो एकाकी परिवारों की संख्या में इजाफा हो गया है। फिर है, बाल विवाह रोकथाम, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, सती प्रथा निरोधक तथा छुआछूत निषेध अधिनियमों ने परंपरागत भारतीय समाज में आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त किया है। बाल विवाह रोकथाम, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार, सती प्रथा निरोधक तथा छुआछूत निषेध अधिनियमों ने परंपरागत भारतीय समाज में आधुनिकता का मार्ग प्रशस्त किया है, बताया है। भारत में नारी मुक्ति आंदोलन ने गति पकड़ी है। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन के सभी पक्षों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। अब जहाँ पर नारी मुक्ति आंदोलन ने गति पकड़ी है, वहाँ कहा जा रहा है कि परिणाम स्वरूप सार्वजनिक जीवन के सभी पक्षों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। यानी कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने की सहभागिता रही है, सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। फिर आता है, लोगों की कृषि पर निर्भरता कम हुई है तथा सेवा क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ा है। लोग जो पहले ज़्यादातर कृषि पर आधारित थे, उनकी कृषि पर निर्भरता अब कम हो गई और सेवा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ने लगे हैं। यानी कि लोग स्वरोजगार या कोई नौकरी करने लगे हैं। जागीरदारी एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा जातीय पंचायतों का महत्व कम हुआ है। जागीरदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया तथा जो जातीय पंचायतों का महत्व था वो कम हो गया है। नागरिकों के जीवन में सामाजिक नियम से राजकीय कानून ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं। फिर है, प्राचीन संस्थाओं जैसे जजमानी प्रथा, पड़ोस, जातीय पंचायत के स्थान पर नवीन संस्थाओं का उद्भव हुआ है। अब कह रहे हैं प्राचीन संस्थाओं जैसे जजमानी प्रथा,
जजमानी प्रथा की जो गांव में काम के बदले व्यक्ति को कोई वस्तु दे दी जाती थी वो जजमानी प्रथा कहलाती थी, यानी कि उसके बदले उसको मेहनताना दे करके वस्तु विनिमय कर दिया जाता था। पड़ोस जाति पंचायत के स्थान पर नवीन संस्थाओं का उद्भव हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था में निरंतर आर्थिक प्रगति के लिए सजग रहने से तनाव व संघर्षों में वृद्धि हुई है। समाज ज्ञान ही सद्गुण है से सूचना की ही सद्गुण है की तरफ बढ़ा है। ज्ञान ही सद्गुण है से सूचना ही सद्गुण है की तरफ बढ़ा है। लोगों का विज्ञान की तरफ रुझान बढ़ा है। अब लोग विज्ञान की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। प्रशिक्षण द्वारा मानव श्रम की दक्षता निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऐश्वर्य एवं संपन्नता की चाह ने उपभोगवाद को बढ़ाया है। लघु उद्योगों कुटीर उद्योग के स्थान पर वैध उद्योगों तथा कारखानों का निर्माण हुआ है। भौगोलिक दूरी में कमी हुई है। यातायात के आधुनिकतम साधनों के कारण। फिर अगला पॉइंट आता है तस्करी, तलाक के मामले, नशीले पदार्थों का सेवन, पारिवारिक तनाव जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। फिर आता है अगला टॉपिक औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्तियों के द्वारा संचालित मशीनों के आधार पर किया जाता है। कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति के द्वारा संचालित मशीनों के आधार पर किया जाता है। शक्ति द्वारा संचालित मशीनों का उपयोग न केवल कारखानों अपितु यातायात, संचार, परिवहन तथा खेती आदि में किया जाता है। औद्योगिकरण ने वृहद आधार पर श्रम विभाजन, विशेषीकरण, पूंजी के मालिकों, प्रबंधकों और कामगारों के मध्य नवीन उत्पादन संबंध, नगरीकरण तथा उद्योग और जनसंख्या के भौगोलिक केंद्रीकरण तथा व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन किए हैं। औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से है, जो शक्ति के गैर मानवीय साधन जैसे वाष्प तथा विद्युत पर निर्भर करता है। यह आधुनिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। इसने संपूर्ण विश्व में सामाजिक अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया है। मूल रूप से औद्योगिकरण एक आर्थिक प्रक्रिया है, पर इसका सामाजिक परिणाम बहुत दूरगामी होता है। औद्योगिकरण के चलते अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक संरचना में बड़ा बदलाव आया है। 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1760 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। औद्योगिक क्रांति के द्वारा मशीनों से उत्पादन प्रारंभ हुआ। श्रमिकों के स्थान पर मशीनों ने कम समय पर अधिक उत्पादन यानी कि कई गुना ज़्यादा उत्पादन प्रारंभ कर दिया। यूरोप विशेषकर ब्रिटेन के लोगों ने बढ़े हुए उत्पादन के लिए बाजार तथा नए उत्पादन हेतु कच्चे माल हेतु नवीन उपनिवेश स्थापित किए। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने ब्रिटेन एवं यूरोप में औद्योगिकरण की ओर बढ़ावा प्रदान किया। ब्रिटेन औद्योगिकरण करने वाला पहला समाज बना, जिसमें सर्वप्रथम लोग ग्रामीण से नगरीय बने। 1800 में 10,000 की आबादी वाले कस्बों तथा शहरों में कुल जनसंख्या के 20% लोग निवास करते थे। 1900 तक आते आते 74% लोग शहरों में रहने लगे, यानी कि सन 1800 में 10,000 की आबादी वाले कस्बों तथा शहरों में और जनसंख्या के 20% लोग निवास करते थे, यानी कि कस्बों शहरों में रहते थे। लेकिन सन 1900 तक आते आते 74% लोग शहरों में रहने लग गए। लंदन 20वीं सदी के प्रारंभ
तक 7 करोड़ के आसपास की आबादी वाला विश्व का सबसे बड़ा नगर बन गया। यह औद्योगिकरण का केंद्र बन गया। औद्योगिकरण का केंद्र